अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलाल और आज हम पढ़ने लगे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है मेजरमेंट्स। चैप्टर आसान है लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में डायमेंशन से या कभी यूनिट्स वगैरह के लिहाज से। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपका, प्यास का है, नस्ट का है, ई कैट तो खैर अभी चल रहे हैं और कुछ हो भी गया, ई कैट 2 भी शुरू हुआ है। और इस तरह अगर कोई भी आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो फ़िज़िक्स आप लोगों ने जो पढ़नी है वो पढ़नी है पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, वो वाली जो बुक्स हैं उससे पढ़नी है आप लोगों ने फ़िज़िक्स। किस वजह से? क्योंकि ये जो फेडरल की जो बुक है ये चेंज बीच में अक्सर चेंज होती रहती है, ऊपर से केपीके की कभी आ जाती है, कभी कौन सी नेशनल बुक फाउंडेशन, कभी कौन सी। तो पंजाब की जो बुक्स हैं वो मतलब चेंज नहीं होती, ठीक है। और इस वजह से उनके अंदर जो नॉलेज है और उनके अंदर जो सारा कंटेंट है वो भी अच्छा लिखा हुआ है, तो इसलिए पंजाब की बुक्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले प्रेफर करते हैं, और मेनली जो ई कैट वगैरह या दूसरी साइड पे भी। अच्छा, अब इसके अंदर अभी करते हैं शुरू चैप्टर। तो इसके अंदर शुरू है पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स से। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आप लोगों का जो है उसमें बस इसमें एक चीज़ बात है कि फ्रंटियर ऑफ फिज़िक्स की बात है, ठीक है। अब वैसे तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर वो है कि नेचुरल फ़िलासफ़ी थी पहले। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, नेचुरल फ़िलासफ़ी, बहुत जब स्टार्टिंग में, ठीक है ना, टाइम्स इमेमोरियल से। उसके बाद फिर आपके पास ये आगे से डिवाइड होता है बायोलॉजिकल साइंसेस में, और उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स की या नॉन बायोलॉजिकल, आप इसे नॉन बायोलॉजिकल भी कह सकते हैं और इसे या लिविंग भी कह सकते हैं। अब ये तो नाम से पता चलता है कि बायोलॉजिकल कौन सी हैं जो कि लिविंग थिंग से रिलेटेड है, सही है। अब वो तो हमें पता है ही है। नॉन लिविंग वाली जो है इसके अंदर आती हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और ये सारा कुछ। ये पंजाब के पहले पेज पर ही पंजाब की फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा हुआ है, और इसमें आगे इस तरह ये चलते जाते हैं। अब इसके अंदर हमने पढ़नी है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, हर अपने लिहाज से हर बुक वाला डेफिनेशन करता है। पंजाब की बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। अब इसके अंदर ये इसकी सादी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब इस डेफिनेशन के लिहाज से कई लोग कहते हैं, कई टीचर्स भी ये कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है E=mc², ये फिज़िक्स को डिफ़ाइन करती है, ठीक है। क्योंकि इस डेफिनेशन से जो पंजाब की बुक की डेफिनेशन है वो कहता है एनर्जी, मैटर और उन दोनों के दरमियान के रिलेशन को हम कहते हैं फ़िज़िक्स, उसको पढ़ने को फ़िज़िक्स कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसमें E एनर्जी है, M मैस है, मैस मैटर के लिए ही है, तो इन दोनों के दरमियान का रिलेशन वो बताता है कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है, मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस वजह से वो कहते हैं कई टीचर्स कि ये जो है डेफिनेशन, ये इक्वेशन, ये फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करती है। पर दूसरी साइड पे इसी के साथ कुछ टीचर्स का ये भी है मानना कि ये डिफ़ाइन, आप ये नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन डिफ़ाइन करती है। किस वजह से? ये तो इक्वेशन आई ही आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद है। जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो दी थी 1905 में, उससे पहले भी फ़िज़िक्स थी। फ़िज़िक्स तो 1600 से भी पहले से थी, न्यूटन लोग के ज़माने से भी पहले की फ़िज़िक्स थी। तो तब तो ये दरियाफ्त ही नहीं हुई थी इक्वेशन, तो क्या मतलब तब फिज़िक्स नहीं थी? इस बात से मैं भी यही इत्तफाक करता हूँ कि ये वाली डेफिनेशन, इस इक्वेशन को आप ये नहीं कह सकते डिफाइंस फिज़िक्स। ये आप कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू एक्सप्लेन फिज़िक्स, पर डिफाइन फिज़िक्स के लिए या फिज़िक्स की डेफिनेशन के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली जो इक्वेशन है डिफ़ाइन करो। अच्छा, इसके अलावा हम इसके अंदर पढ़ेंगे अभी जो हैं फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स। अब फिज़िक्स के कुछ फ्रंटियर्स हैं, ये भी पंजाब की बुक के अंदर लाइन है, ठीक है। उसके अंदर उसने लिखा हुआ है 3 फ्रंटियर्स हैं फिज़िक्स के।
अब उसमें जो फर्स्ट फ्रंटियर लिखा हुआ है वो है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स। दूसरा है सेकंड पे वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, और तीसरे पर है वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग्स, या आप इसे कॉम्प्लेक्स कभी कह सकते हैं कि वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स, या इस तरह कॉम्प्लेक्स मैटर का। ठीक है, अब जो है वैसे तो कोई आप इसको ना नॉर्मल अगर देखें तो इसको कोई वो नहीं है कि यही फर्स्ट है या यही सेकंड है यही थर्ड है, लेकिन पंजाब की बुक के अंदर चूंकि उसने लाइन ये लिख दी है कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये है, तो इस वजह से अगर पेपर में वैसे इस तरह ये पूछता तो नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो आप लोगों ने इसी ऑर्डर के लिहाज से लिखना है। किस वजह से कि असल में हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये अलमिया है कि जो भी उनके हैं ना, जो ई-कैट के पेपर सेटर्स हैं या जो बड़े वो हैं पुराने प्रोफेसर्स, ठीक है ना, और वो बस ज़िद लगा के बैठे नहीं जी हमारी मर्ज़ी का योगा। अब इसकी कोई तोकी नहीं बनती, क्योंकि ये कोई साइंटिफिक तो ये नहीं है कि यही फर्स्ट है यही सेकंड है, ये तो वैसे बुक वाले ने अपनी तरफ से ऑर्डर दिया है, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसी ऑर्डर से इसको याद रखना है। अब एक्सट्रीमली लार्ज थिंग के अंदर हम कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं जिनका साइज़ अर्थ के साइज से बड़ा हो। एक्सट्रीमली स्मॉल जो है वो है जिनका साइज मॉलिक्यूल के साइज से छोटा हो, और ये जो है ये है मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक। ठीक है, अब देखिए सोलर सिस्टम की स्टडी है, गैलेक्सीज की स्टडी है, कोई भी चीज़ है जो अर्थ के साइज से बड़ी है वो इसके अंदर आएगी। मॉलिक्यूल के साइज से छोटी यानी न्यूक्लियस के अंदर की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की या एटम्स की मॉलिक्यूल से छोटे ही हैं, ठीक है, उनकी जो आएगी वो होगी वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स में। और जो है ना ये आपके पास वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग्स, इसके अंदर आपके पास मॉलिक्यूल के साइज से लेकर अर्थ के साइज के बीच तक आती है, और इसी के अंदर स्टडी ऑफ मून भी आती है। ये कभी एक दफ़ा शायद उसने पूछा था, स्टडी ऑफ मून भी इसी के अंदर आती है। किस वजह से कि मून का साइज़ अर्थ के साइज से छोटा है, लेकिन गलती बच्चे करते हैं कि वो समझते हैं क्योंकि स्पेस में सारी चीज़ें बड़ी हैं तो इस वजह से मून का जो होगा वो एक्सट्रीमली लार्ज के अंदर आएगा, मगर नहीं, मून का साइज़ अर्थ के साइज से छोटा है, इस वजह से वो मिडिल साइज थिंग्स के अंदर हम उसको पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये तो खैर इसके अंदर इतना कुछ ख़ास था नहीं, ये आपने पंजाब की बुक ज़रूर रीड करनी है, ज़रूर रीड करनी है, उसकी थ्योरी पढ़ें, उसकी थ्योरी में से सीधे स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं एग्ज़ाम उसके अंदर, MCQs के अंदर सीधी स्टेटमेंट्स वो अक्सर पूछ लेते हैं, तो आपको पंजाब की थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं फ़िज़िकल क्वान्टिटीज़ पे। फिजिकल क्वांटिटीज़ की पहले नंबर पे जो डेफिनेशन है वो है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़। अब इसका मतलब है कि वो सारी क्वांटिटीज़, वो सारी चीज़ें जिनको आप मेजर कर सकते हैं, उनको आप यानी नाप सकते हैं या उनको तोल सकते हैं किसी भी स्केल के लिहाज से, तो आप उसे कहेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। यानी मैस भी है इसमें, वेट भी है इसमें, वेलोसिटी है, स्पीड है इसमें, हाइट है इसमें, ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन जो चीज़ें आप नहीं माप सकते, आप उनको मेजर नहीं कर सकते, उन्हें आप फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं कह सकते। जिस तरह हमारे अंदर इंसान की जो फीलिंग्स हैं, आप इसे ये नहीं माप सकते। लोग कहते हैं कि यार मैं बड़ा इस चीज़ से प्यार करता हूँ, मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उसको एक ख़ास नंबर नहीं दे सकते कि यार ये इस गाड़ी को इतना 100 पसंद करता है या इतना पसंद करता है, आप उसे नंबर नहीं दे सकते, इसलिए वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में नहीं आती।
अब फिजिकल क्वांटिटीज़ आगे से हैं 3 टाइप्स की। इसके अंदर पहले नंबर पर हैं बेस क्वांटिटीज़, फिर हैं डिराइव्ड, और फिर हैं उनका ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटी जो हैं ये हैं 7 ओनली, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 7 हैं। डिराइव जो हैं ये तो हैं इनफाइनाइट, क्योंकि हर जो नई चीज़, कोई नई इजाद होती है या कोई दरियाफ्त होती है नई चीज़, तो उसका यूनिट या उसकी कोई भी चीज़ वो डिराइव्ड क्वांटिटी आएगी, तो वो बढ़ती चली जा रही हैं, आप उन्हें गिन नहीं सकते, तो वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं इनफाइनाइट होंगी। ज्योमेट्रिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 आती हैं। अब इसमें एक बात है कि SI जो है सिस्टम इंटरनेशनल, असल में पूरे इसमें ये आप लोगों ने कभी हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि 9th क्लास से ही कि जो वो हम पूरी दुनिया में जो पुराने वक्त थे उसमें लोग यानी साइंटिस्ट पूरी दुनिया भर से अपने मुल्क के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से यूनिट्स यूज़ करते थे, तो फिर वो उसको आप यूनिवर्सल नहीं कर सकते थे, यानी वो अपने जब भी कोई फाइंडिंग्स पब्लिश करते थे तो वो अपने यूनिट्स में करते थे, और दूसरे मुल्क वालों को उसमें फिर मुश्किल होती थी समझने में कि ये कौन सा यूनिट है। तो इसलिए आज से फिर 1960 में एक सिस्टम इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस के अंदर, और उन्होंने इसको उन्होंने फिर ये सेलेक्ट किया था एक सिस्टम के ये पूरी दुनिया में ये सिस्टम चलेगा, ठीक है, यूनिट्स का और क्वांटिटीज़ का। और इस हिसाब से फिर वैसे भी आज दूसरे यूनिट्स में भी आजकल लोग मेजर करते हैं, लेकिन जब भी आप यूनिवर्सल लेवल पे या आपने कोई फाइंडिंग्स अपनी पब्लिश करनी होती हैं, साइंटिस्ट जब भी कोई चीज़ नई डिस्कवर करते हैं तो उसको जब पब्लिश करते हैं साइंटिफिक सोसाइटी में, तो फिर वो ऐसा यूनिट्स के अंदर उसको मेजर या उसकी मेजरमेंट्स लिखते हैं। अब इसके हिसाब से इन्होंने शुरू में 1960 में कहा था कि 7 बेस क्वांटिटीज़ होंगी, 2 ज्योमेट्रिकल, बाकी डिराइव। अब KPK की बुक के अंदर, फेडरल की बुक के अंदर एक मसला है, उन्होंने लिखा था फेडरल की बुक के अंदर, KPK की बुक के अंदर जो फर्स्ट ईयर की थी, नई नहीं आई, उससे पुरानी जो हमने पढ़ी है, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि बाद में SI ने इसको ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को ख़त्म करके इनको डिराइव्ड के अंदर ही डाल दिया था। लेकिन ये बात अगर आपके पास वहाँ पर आ जाए या पूछ ले तो नहीं, क्योंकि पंजाब की बुक में उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा, और इस वजह से हम ये ही कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ अभी भी अलग ही हैं। 7 क्वांटिटीज़ जो हैं इसके अंदर, यहाँ पर यह आपको पता है लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद है टेम्परेचर, और उसमें फिर आगे आता है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये मैं INT से लिख रहा हूँ, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारी बस मैंने इनके इनिशियल से लिखे, आप लोग बुक में लिखे हुए आप उनसे कर सकते हैं। और इनके ये आपको याद होना चाहिए 7 कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और इनके यूनिट्स कौन से हैं। डिराइव तो इनफाइनाइट है, इसके अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी चीज़ें आ सकती हैं। ज्योमेट्रिकल जो हैं 2 हैं। अब एक बात याद रखनी है, बच्चों से जब पूछा जाए कि कौन ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होनी, ये तो पता है 2 हैं, लेकिन वो कहते हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक है रेडियन और एक है स्टी रेडियन। ये गलत है। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, क्वांटिटी रेडियन या स्टी रेडियन नहीं है, रेडियन और स्टी रेडियन जो है यूनिट है, क्वांटिटी है प्लेन एंगल, और ये है दूसरा है सॉलिड एंगल। ये आप लोगों को पता ही होगा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के अंदर फ़र्क वो स्फीयर के लिहाज से आता है और ये दूसरा सर्कल के लिहाज से आता है। अब प्लेन एंगल का जो यूनिट है ये है रेडियन, और इसका RAD इसका यूनिट है, और सिंबल है और जो सॉलिड एंगल का है इसका है स्टी रेडियन, और इसका जो सिंबल है वो है SR। STR नहीं, गलती से लिख देते हैं STR या इस तरह, वो नहीं है, SR सिंबल है इसका। अच्छा, अब ये तो हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी कि कौन सी हैं। अब इसके बाद इसी में हम देखते हैं आगे, पहले तो हम इनकी डेफिनेशंस वगैरह चेक कर लेते हैं ना, रेडियन और स्टी रेडियन की।
आप लोगों को पता है कि जब भी सिर्फ मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा, डेफिनेशन मैं इनकी लिखूँगा नहीं यहाँ पर, कि एक सर्कल है, उसमें आपने एक, ये इसका सेंटर है, उस पर आपने एक ऐसी आर्क काटी है, इसका रेडियस आर है और ये आर्क लेंथ है, आर्क, ठीक है। वो कहते हैं कि जो आर्क है ये, इसकी भी लेंथ अगर रेडियस आर के इक्वल हो जाए तो ये आर्क लेंथ जो सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल्स वो सबटेंड करेगी, उस एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन। अब ये आप लोगों को याद होना चाहिए 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57.3 डिग्रीज, और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0.017 अप्रॉक्सीमेटली, इतना है, हम इसे इस तरह लिख देते हैं रेडियंस के, ठीक है। अच्छा ये तो आपके पास रेडियन का है। तो रेडियन की एक ही है कि एक पूरे सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, कि आप देखो 2 पाई आर पूरा सरकमफेरेंस है, अगर आर्क लेंथ के रखें तो आगे इसमें सॉरी यहाँ से हम यूँ निकाल सकते हैं इसको, 2 पाई आर टी रेडियन, सॉरी रेडियन, और यहाँ से आप किस तरह निकालेंगे, सॉरी मैंने गलती से लिख दी, एक मिनट, एक रेडियन जो है वो है पाई बाय 180 डिग्रीज, ठीक है। अब ये आता कैसे है कि पूरी जो सरकमफेरेंस है वो आपके पास आएगी, क्योंकि असल में ये आता है एस इज इक्वल टू आर थीटा से, तो यहाँ पर आपने वो निकालना है, एस जो है पूरे सरकमफेरेंस का होगा 2 पाई आर, सॉरी एक गलती से लिख दिया, ये आएगा 360 डिग्रीज जो होगा ये होगा 2 पाई रेडियंस के, इसको आप इधर करेंगे तो ये आएगा, अगर आपने एक वो निकालना है, रेडियन निकालना है, रेडियन एक निकलेगा, सॉरी पाई बाय 180 के इक्वल, और अगर आपने दूसरा वो निकालना है, डिग्री निकालना है एक, तो ये निकलेगा 180 बाय पाई के। खैर ये तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये फजूल में बस अभी बता रहे हैं हम, ठीक है ना। अब मतलब बस इतना है कि एक एक सर्कल के अंदर कितने हैं, 2 पाई रेडियंस आते हैं, और एक रोटेशन में, और जो दूसरा है टी रेडियन है, यहाँ पर ये वैसे आगे इस तरह है कि ये 360 डिग्रीज़ के भी इक्वल है। यहाँ से आप इसको वो चेंज कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज़ हैं और एक डिग्री में कितने रेडियन वगैरह। सॉरी मेरी तबीयत सही नहीं है, थोड़ी गला ख़राब है, तो इस वजह से कोई अगर आप लोगों को थोड़ा मसला आ रहा है तो सॉरी। अच्छा दूसरा है आपके पास टी रेडियन, टी रेडियन के अंदर जो है वो एक स्फीयर लेते हैं आप, एक ये स्फीयर है, इस पर इसके सरफेस पर ये समझें ये एक सरफेस है, इस पे ये स्फीयर का सरफेस है, इस पे हमने ये चीज़ ली है, इसका जो एरिया है ये इसका रेडियस आर है, ये एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आर स्क्वायर के इक्वल हो अगर, तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा इसके सेंटर पर, तो ये होगा 1 टी रेडियन, सॉरी एस टी आर नहीं एस आर, 1 टी रेडियन है। अच्छा और इसमें क्या होता है कि एक उस पूरे में 4 पाई टी रेडियन होते हैं एक पूरी इसमें एक स्फीयर के अंदर, ठीक है ना। जिस तरह उसमें एक रोटेशन में आप कह सकते हैं ना 2 पाई रेडियंस हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि 4 पाई टी रेडियंस हैं। खैर ये तो इसके अंदर कुछ ऐसा ख़ास है नहीं, बात असल में आगे आनी है, शुरू में कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, फारिग सी मतलब हल्की हल्की फुल्की थोड़ी सी चीज़ें। इसके अंदर आपके पास अभी आएगा साइंटिफिक नोटेशन, अब इधर से थोड़ा काम शुरू हो रहा है। असल जो है साइंटिफिक नोटेशन जो है ये यूज़ होती है किसके लिए,
साइंटिफिक नोटेशन का जो वैसे तो इसके ना यूजेस बहुत सारे हैं। इससे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यानी जो मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ हैं या ऑपरेशंस आप उस पर कर सकते हैं, वो आसानी से हो जाती हैं। आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, डिवाइड आसानी से कर सकते हैं बड़ी क्वांटिटीज़ को। उसके बाद और इसी को हम इस्तेमाल करते हुए एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर वैसे भी जो मैथमेटिकल वो कैलकुलेशंस होती हैं वो इसी से करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और भी इसके बहुत सारे हैं कि इनको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं आसानी से, और ये सब खैर वो उसका हमसे अभी कोई गर्ज नहीं है हमारी उससे। यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वो कहता क्या है कि किसी भी नंबर को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को। और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है कि आपके पास कोई भी, मैं मिसाल ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल गिवन देखें 1.06 इंटू 10 पावर 2 इस तरह कह लेते हैं हम, ठीक है। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म वो कहता है कि आपने डेसिमल से लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो नंबर हो, डेसिमल से पहले सिर्फ एक ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट हो, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा डेसिमल से इधर डिजिट आ जाए तो वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं होती फिर। और कहते हैं डेसिमल से इधर सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो और बाकी अगर कोई और नंबर्स हैं तो आप उसको 10 की पावर्स में लिखें, ठीक है। अब ये तो खैर इसके अंदर कुछ ख़ास था नहीं। अब इसके अंदर आगे साइंटिफिक नोटेशन से ही आते हैं प्रीफिक्सेस। इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। प्रीफिक्सेस इसी से आगे जनरेट होते हैं आपके पास जो हैं प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं कि 10 की जो पावर्स थी साइंटिफिक नोटेशन में, पावर्स ऑफ 10 जो थी, इनको आप किसी ख़ास उनको नाम दे देते हैं या इनकी एक वैल्यू को असाइन कर देते हैं, तो हम उसे कहते हैं प्रीफिक्सेस। अब यूनिट से पहले ये लिखे जाते हैं इसलिए इनका नाम है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आपने इंग्लिश में भी पढ़े होते हैं कि किसी भी चीज़ से पहले आने वाला। अब चूँकि और उर्दू में इन्हें कहते हैं साबका, अब साबके लाके जो होते हैं उनमें साबका। अब प्रीफिक्सेस क्योंकि यूनिट से पहले लिखे जाते हैं तो इस वजह से इनको प्रीफिक्सेस कहा जाता है। इनको आपने पंजाब की बुक के अंदर साइड टेबल बना हुआ है वो आपने याद करना है। अब इसके अंदर जो केपीके की बुक थी, केपीके की बुक 10 की पावर 24 तक थी, ठीक है। ये 10 की पावर 18 तक ही है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास मैं पूरा टेबल तो नहीं खैर बनाता, वो बस बताना ही था कि आप लोगों के पास कौन सा है। जो सबसे छोटी है वो है एटो, पंजाब की बुक में जो लिखी है। हमने फेडरल में इससे भी ज़्यादा पढ़ी है लेकिन आती नहीं है वहाँ पर। एटो है 10 की पावर -18, और जो सबसे बड़ी है पंजाब की बुक में लिखी हुई है वो है एग्ज़ा है वो। अच्छा, एटो का सिंबल मैंने नहीं लिखा, स्मॉल ए है, इसका है कैपिटल ई है, और ये है 10 की पावर +18। अब इससे आगे भी हैं एग्जा, जेटा, योटा, ठीक है। जेटा जो है 10 की पावर +21 है, योटा 10 की पावर +24 है, और इससे पीछे भी हैं जेक्टो और योक्टो, ठीक है। वो 10 के पावर -21, 10 के पावर -24। खैर लेकिन आपको इतनी ज़्यादा वो याद करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ पर एक बात ज़रूरी है बताना। एक तो है कि लाइट ईयर का इसका MCQ आता होता है। लाइट ईयर, पहली बात तो ये लाइट ईयर जो है यूनिट है डिस्टेंस का, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट है, ये बात याद रखनी है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, और इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को पता ही है कि जब भी लाइट वैक्यूम के अंदर 1 साल के टाइम लिमिट के अंदर, टाइम स्पैन के अंदर जितना डिस्टेंस तय करती है उसे आप कहते हैं लाइट ईयर। अब एक लाइट ईयर जो है वो है 9.3 अप्रॉक्सीमेटली 5
अप्रॉक्सीमेटली, ये वैसे है 9.41 कुछ करके आता है, इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स। अगर किलोमीटर्स में आ जाए तो इसको फिर आप चेंज करेंगे 10⁻12 कर देंगे, सही है। तो इस तरह आपके पास 1 लाइट ईयर आता है। उसके बाद आपके पास है एंगस्ट्रॉम। अब ये जो है ना, अब चूंकि लाइट ईयर एक यूनिट है, प्रीफिक्स और यूनिट में फ़र्क होता है। अब अगर इतनी बड़ी वैल्यू है ना डिस्टेंस की, तो हम उसे कह देते हैं यार वो 1 लाइट ईयर दूर है, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम जो है ना, एंगस्ट्रॉम इक्वल है 10⁻⁻10 मीटर की। अब ये यूनिट है, प्रीफिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह आप देखें, मिसाल के तौर पर समझो हमारे पास कोई भी, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी आपके पास ना वैल्यू है 5.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो आप इसे लिख सकते हैं 5.5 एंगस्ट्रॉम, इसका ये सिंबल है, ठीक है। अब ये आप सिर्फ इस तरह लिख सकते हैं, ये नहीं कि आप एंगस्ट्रॉम के साथ मीटर लगा दो। अगर यूं हम लिख दें तो इसका मतलब है एंगस्ट्रॉम तो 10⁻10 की प्रीफिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, एंगस्ट्रॉम यूनिट है, तो इसके साथ कभी भी मीटर साथ नहीं एक्स्ट्रा लगाना, मीटर या कोई भी यूनिट, वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो बस इतना बताना था कि ये एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है, ना कि प्रीफिक्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, और कभी कभी माइक्रोन का भी पूछता है। माइक्रोन जो है ये माइक्रो ही है, 10⁻⁻6 जो है, ये पहले उसका नाम हुआ करता था माइक्रो का, ठीक है। उसे अब पहले नाम था माइक्रोन, अब उसको चेंज करके माइक्रो कर दिया गया। अब इसके बाद आपके पास आती हैं कन्वेंशंस फॉर जो यूनिट्स हैं राइट करने के ना, किसी के भी कोई भी आपने वैल्यू ली है, कोई भी मेजरमेंट की है, तो उसके हिसाब से आपने जो उसको यूनिट लिखने हैं साथ, उनकी कैसे आप उनकी कन्वेंशंस क्या हैं, यानी कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। अब देखें इसके अंदर पहली तो ये है कि किसी भी साइंटिस्ट का अगर पूरा नाम हो ना, पूरा नाम लिखा जा रहा है अगर यूनिट में, जिस तरह फोर्स का यूनिट है ना न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो हम अगर उसका यूनिट में मतलब वैल्यू लिखनी है 5 न्यूटन, ये देखें 5 न्यूटन अगर ये वैल्यू लिखनी है, तो आप जब पूरा नाम लिखते हैं तो आप कभी भी उसको कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करते, कभी भी उसको कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना, भले वो किसी उसके साइंटिस्ट के नेम पे हो, जिस तरह न्यूटन है, पैस्कल है, इस तरह, लेकिन या टेस्ला है जिस तरह, लेकिन जब आप उसको, भले वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है या नहीं है, आपने कभी भी जब पूरा नाम लिखना है यूनिट का, तो उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखना। लेकिन इसी को जब आप सिंबल के तौर पे लिखते हैं, तो किसी भी साइंटिस्ट के नाम का जो यूनिट होता है उसका हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है। मिसाल के तौर पर पैस्कल है ना, तो उसके लिए PA आता है। अब P पहला जो है वो तो कैपिटल है। इसी तरह न्यूटन है, न्यूटन एक ही आता है लेकिन N कैपिटल आता है। टेस्ला अगर लिखना है तो यूँ आएगा। लेकिन जब भी हमने अगर पूरा नाम लिखें उसकी मेजरमेंट के अंदर, तो हम पहला लेटर उसका कभी भी कैपिटल नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके पास जो आता है वो ये है कि प्रीफिक्स जो है वो यूनिट से पहले लिखा जाए और कोई भी स्पेस ना दी जाए उसके अंदर। जिस तरह अगर है ना 5 × 10⁻³ मीटर है, तो आप इसे लिख सकते हैं 5 किलोमीटर। अब इसमें एक किलो जो है ये प्रीफिक्स है। अब इसको हमने मीटर से, यानी जो यूनिट है उससे पहले लिखा और स्पेस नहीं दी इनके अंदर, यानी ऐसे नहीं लिखा 5 किलो और यूँ मीटर, यूँ नहीं लिखा, ये गलत हो जाएगा। इस तरह आएगा 5 किलोमीटर, ठीक है, इस तरह। अब इसके अलावा एक और ये है कि जो बेस यूनिट्स हैं, अगर आपके पास मिसाल के तौर पर एक से ज़्यादा बेस यूनिट आ जाए, या इसी के आगे लिखते हैं, यानी देखें आपने कोई उसकी ली टॉर्क की मेजरमेंट ले ली है या कोई और मेजरमेंट ले ली है, मिसाल के तौर पर टॉर्क ही ले लेते हैं 5। अब इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर है। अब एक ये भी यूनिट है मीटर और एक न्यूटन भी यूनिट है। अब दो जब यूनिट आ जाएं तो इनके दरमियान आपने स्पेस देनी होती है, हमेशा इनके दरमियान में स्पेस देनी होती है, ये स्पेस ज़रूरी है, ठीक है।
इसी के साथ एक तो ये आपके पास आ गई, फिर एक और है कि मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, यानी ऐसा नहीं है कि अगर 5 की पावर ये है ना 10 की पावर 6 मीटर है, अगर मेरे पास 5 × 10 पावर 6 मीटर, तो इसे मैं यूँ लिखूँ 5 किलोमीटर, यूँ नहीं होगा, इसको हम बल्कि यूँ लिख सकते हैं 5 मेगामीटर लिख सकते हैं। ठीक है, कभी भी मल्टीपल प्रीफिक्सेस नहीं आप लिख सकते, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है कि आपके पास देखें वो कहता है कि जब भी कोई नंबर है, यानी कोई भी आपके पास आ जाता है ना यूनिट, अगर जिस तरह मिसाल के तौर पर 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर अगर मैंने लिखा है, ये सॉरी ये मैंने गलती से 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर लिखा है। अब ये जो है वैसे तो देखने में ये सिर्फ m के ऊपर आ रहा है, मैथ्स में तो हम लिखते हैं कोई भी चीज़ तो अगर 2 के ऊपर हो तो ब्रैकेट के ऊपर डाल के लिखते हैं कि होल को डिनोट कर रहा है, लेकिन फिजिक्स में आप देखें सिर्फ लिखा है सेंटीमीटर स्क्वेयर, देखने में ये स्क्वेयर सिर्फ और सिर्फ m के ऊपर है, पर जब भी इस तरह होता है तो ये सिर्फ m के ऊपर नहीं है, ये पूरे यूनिट के ऊपर है। इसका मतलब है 5 × 10⁻² मीटर का स्क्वेयर। अब ये जो है 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वेयर बनता ये है। अब अगर आप सिर्फ मीटर के हिसाब से लें तो आप तो यूँ लिख दें 5 × 10⁻² मीटर स्क्वेयर, तो यूँ गलत हो जाता है। असल में ये है जब भी कोई यूनिट कोई पावर कोई भी यूनिट किसी पावर पर तक, यानी उसकी कोई पावर लिखी गई है तो पावर उस पूरे यूनिट पर अप्लाई होती है, ना कि सिर्फ बेस यूनिट पर, यानी प्रीफिक्स पर भी पावर अप्लाई होती है। ठीक है, अब उसके बाद एक और इसका है बुक के अंदर पंजाब में उसने बस लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करें तो उस कैलकुलेशन की हमेशा आप वैल्यूज़ जब ले रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट में जब आप वैल्यूज़ ले रहे हैं तो आप वैल्यू लिखते टाइम तो यानी जब कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू तब तो आप उसको नॉन ऐसा यूनिट्स में भी लिख सकते हैं, यानी ग्राम में मेजर कर सकते हैं। अगर मैथ्स वेट कर रहे हैं, मैथ्स को आप फाइंड कर रहे हैं तो आप उसे अगर इमीडिएट जो वैल्यू से आप ग्राम में लिख सकते हैं, लेकिन जब आपने उसको कैलकुलेट करना है किसी फार्मूले में डालना है उसमें तो आप हमेशा SI जो यूनिट है वो यूज़ करेंगे, SI यूनिट फॉर कैलकुलेशन। ठीक है ना। अब ये हैं हमारे पास 7 कन्वेंशंस यूनिट लिखने की। अब ये तो आ गई हमारे पास जो थी कन्वेंशंस। इसके अलावा हमारे पास अब आता है एरर्स और अनसर्टेनिटीज़। अब देखें या इससे पहले एक बात मैं बता दूं, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। मेजरमेंट लेनी है तो 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए हमें स्टैंडर्ड जिसके साथ कंपेयर किया जाए, स्टैंडर्ड टू कंपेयर, और एक है कि ऐसा प्रोसीजर चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखें कि जब भी आपने कोई चीज़ मेजर करनी है तो पहले नंबर पर तो आप एक ऐसा स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे ना जिसके जो, यानी अगर सेब मिसाल के तौर पर है कि अगर आप मार्केट में गए हैं सेब लेने गए तो आप उसे जाके ये नहीं कहेंगे कि यार 10 सेब दे दो, 20 सेब दे दो, आप उसे कहेंगे 1 किलो सेब दे दो, 2 किलो सेब दे दो। अब आपने ये क्या किया, स्टैंडर्ड चूज़ किया है कि आपने इसको इस तरह वेट के लिहाज से आप उसको ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यार चीनी जाके आप कहें यार 10 दाने चीनी के दे दो, 1 चम्मच चीनी दे दो, इस तरह नहीं होगा। आपने उसको किलो चीनी, 5 किलो चीनी, उस हिसाब से आप लेंगे। ये तो आपने किया, इसको स्टैंडर्ड लिया। और प्रोसीजर आपने पहले नंबर पर जो है ना, एक तो है स्टैंडर्ड लेना और एक है प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है वेल इस्टेब्लिश्ड होते हैं, हमेशा वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर लिया जाता है। और प्रोसीजर कहाँ से आता है? प्रोसीजर आता है ये साइंटिस्ट खुद करते हैं। अब सॉरी मैंने आपको जो पहले सेब वाली मिसाल दी है थोड़ा उल्टा कर दिया, वो प्रोसीजर में आता है। ठीक है ना। जब क्या करेंगे आप कि जो प्रोसीजर है आप उसको एक पत्थर लेंगे या कोई भी चीज़ है जिसका आपको पहले से वेट पता है, वो स्टैंडर्ड जो है उसके साथ आप उसको कंपेयर करेंगे। और जो प्रोसीजर है कंपेयरिंग का, ये वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर, ये साइंटिस्ट या इस तरह वो साइंसदान जो हैं वो इसको डेवलप करते हैं। अब हर
जो है ना 1 kg का जो स्टैंडर्ड है और 1 जो सेकंड का स्टैंडर्ड है, अब हमें ये घड़ी से देख के हम ये तो बता सकते हैं कि यार ये 1 सेकंड हो गया, 100 ही आ गया, वो जो सेकंड्स वो है वो नीडल है, आप कहते हैं यार ये तो आगे चली गई, अभी 1 सेकंड हो गया, लेकिन उस नीडल को किस के हिसाब से रखा गया कि ये 1 सेकंड इतना होगा तो तब ये आगे जाएगी। क्या पता वो नीडल 5 सेकंड के आगे के हिसाब से आगे जा रही हो। वो जो है ना स्टैंडर्ड्स, जो सही स्टैंडर्ड्स हैं वो रखे गए हैं अमेरिका में या दुनिया भर में मौजूद है। टाइम का भी जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद है, एक पूरा बड़ा सा अपरेटस पड़ा हुआ है। वेट का जो है वो एक उन्होंने अपरेटस रखा हुआ है, निकल और एलॉय, निकल और उसका पता नहीं शायद कॉपर का वो एलॉय है, अब उसका मुझे सही याद नहीं है। तो इस हिसाब से बस बताना ये था कि आपने एक स्टैंडर्ड लेना है और एक प्रोसीजर है, ये दो हैं। और स्टैंडर्ड की जो है इसकी 2 करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक तो है कि इनवेरिएबल और एक है एक्सेसिबल। अब इनवेरिएबल ये है कि अगर यहाँ पर ज़मीन के इस जगह पर आपने किसी चीज़ की लेंथ मानी वो की है ना, स्टैंडर्ड जो किया है, यानी आपने समझो कि जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि टाइम का एक स्टैंडर्ड जो हमने उधर किया हुआ सिलेक्ट, तो वो अगर दुनिया के इस कोने में पाकिस्तान में अगर उसका 1 सेकंड इतने मतलब इतनी ड्यूरेशन में हो जाता है, तो अमेरिका में भी उतनी ड्यूरेशन के अंदर ही वो 1 सेकंड पूरा करे, ना कि यहाँ पर 1 सेकंड लगे वहाँ पर वो ज़्यादा देर लगाए, 5 सेकंड लगाए इस तरह। तो इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आनी चाहिए, और ऊपर से एक्सेसिबल होना चाहिए। अब एक्सेसिबल का मतलब है कि आम आदमी को के पास भी हो। अब जो वैसे हमने स्टैंडर्ड वो टाइम के या जिस तरह मैंने आपको पहले बताया वेट वगैरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो आप हर बंदा, अब वो निकल का या वो जो एलॉय है या वो जो पूरा वो अपरेटस है टाइम के लिए, वो लेके नहीं फिर सकते आप साथ साथ, हर बंदा नहीं फिर सकता, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है या तो इस पर या इस पर। अब इस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि इनवेरिएबल, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़रूरी है ना, तो हमने उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए इस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हमने उसके जितने उसके वज़न के बराबर या उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दूसरे हमने ऐसे वेट्स निकाले हैं जो कि आसानी से लोगों को मुहैया हों। अच्छा जी, अब ये तो आपके पास आ गया ना कि मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। अब इसके बाद आपके पास आती है, यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है वो है जी एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ के अंदर क्या चीज़ है, देखिए इनमें एक फ़र्क क्या है। पहले तो बात ये है कि एरर में और अनसर्टेनिटी में थोड़ा फ़र्क है और ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। एरर क्या होता है, एक मिनट ये लिख लें, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। अब कोई भी वैल्यू आप जब उसको मेजर करते हैं ना, तो उसके अंदर आप ये कोई बंदा नहीं कह सकता बिल्कुल कि यार ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है, एग्जैक्टली इसके इक्वल है, आप इसे कह ही नहीं सकते। यानी अगर आपने एक चीज़ नापी है ना, समझें कि आपने लेंथ नापी है, कोई भी मेजर किया आपने लेंथ, तो आप कहते हैं एग्जैक्टली 1 मीटर है, आप नहीं कह सकते कि ये 1 मीटर है। किस वजह से कि हमेशा किसी भी मेजरमेंट के अंदर कोई ना कोई शक मौजूद होगा, ठीक है ना, हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई शक मौजूद होता है और उसी शक को हम कहते हैं एरर, ठीक है ना। अब देखें, अब एरर जो है ये किस वजह से होता है, और अनसर्टेनिटी जो होती है उसकी ना जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना एरर की, तो उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। ये जो है ये कैलकुलेशन है ऑफ एरर। अब देखें इसके अंदर आगे से क्या आता है कि एरर्स जो हैं ये 2 तरह के हैं। एरर्स यहाँ से लिख लेते हैं, एरर्स 2 तरह के हैं, एक है सिस्टमैटिक और एक है रैंडम। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। अब सिस्टमैटिक जो है इसके अंदर क्या आता है कि सिस्टमैटिक एरर के अंदर आपको पता है इनको हम असाइनेबल एरर्स भी कह सकते हैं और रैंडम को हम चलिए, तो इसके अंदर सिस्टमैटिक एरर मैंने अभी आपको बताया। सिस्टमैटिक एरर कौन सा है, जिसके अंदर आप उसको कोई रूल असाइन कर सको, और रैंडम एरर कौन सा है जिसके अंदर आप उसको कोई रूल असाइन ना कर सको, ठीक है ना। या देखिए सब
सॉरी अब बात यहाँ पर देखें कि जिस तरह सिस्टमैटिक एरर के अंदर हमारे पास आता है लीस्ट काउंट एरर और जीरो एरर। अब इसके अंदर क्या सीन होगा कि हमें पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो लीस्ट काउंट एरर, जीरो एरर तो है कि देखें एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैलिब्रेशन ठीक नहीं हुई, अगर आप उसको जब जैसा वर्नियर कैलिपर है स्क्रू गेज है, जब आप उसकी जॉस बंद करते हैं वैल्यू चेक करते हैं तो मिसाल के तौर पर आपके पास आ रहा है 0.05 मिलीमीटर प्लस में आंसर आ रहा है, तो आपको पता है कि जब आप उसको आंसर जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट की तो आप उसमें से 0.05 मिलीमीटर माइनस करेंगे सारी वैल्यूज में से, तो अब वो एक फिक्स्ड वैल्यू है और आपने उसको एक रूल के तहत उसको असाइन किया कि यार इतनी वैल्यू है और इसको हमने माइनस कर दिया, तो इसलिए ये सिस्टमैटिक के अंदर आ रहा है। अब जो लीस्ट काउंट एरर होता है वो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ना एक लीस्ट काउंट होता है। अब उसके अंदर वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज है ना, जो स्क्रू गेज का होता है 0.01 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का होता है 0.1 मिलीमीटर और जो मीटर रॉड है मीटर रॉड का होता है 1 मिलीमीटर। अब देखो ये मीटर रॉड लिखना था यहाँ पर, मीटर रॉड देखें, अब यहाँ पर देखें कि अब हमें पता है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है कि 0.01 मिलीमीटर, यानी ये इससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। अब जब वो इससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता तो हमें पता है कि हर जो भी हम स्क्रू गेज के जरिए मेजरमेंट करेंगे, कोई भी मेजरमेंट लेंगे, वो 0.01 मिलीमीटर तक ही ठीक होगी। इसके अलावा जब आप उसको देखते हैं तो वो फिर सही नहीं होगी, वो उससे आगे आप उससे छोटी वैल्यू मेजर कर नहीं सकते। और ये जो है ये लीस्ट काउंट एरर, इसको कहते हैं कि इससे छोटी वैल्यू मेजर ना कर पाना, इसको कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। और अब चूंकि इसका भी हमें पता है कि एक रूल के तहत है कि इससे नीचे नहीं है, ये फिक्स्ड है, तो हमें ये सिस्टमैटिक के अंदर डालना, यानी हर वो वैल्यू जो एक रूल के तहत हो उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। और जो रैंडम होती है वो किसी भी रूल के तहत नहीं होती, रैंडम नाम से ही है कि वो ऐसे ही हो जाएगी, मतलब रैंडम ही हो जाएगी, आप उसे कोई रूल नहीं असाइन कर सकते। यानी जिस तरह आपने अपने कॉलेजेस में प्रैक्टिकल किए होंगे, 9th में हमारा प्रैक्टिकल था कि बैलेंसिंग अ मीटर रॉड ऑन वेज। अब उस मीटर रॉड को जब आप बैलेंस करते हैं तो वो हवा से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कभी वो एक साइड पे गिरता है, कभी दूसरी साइड पे गिरता है, वो आपकी आवाज से हो सकता है। इस वजह से अब और कई एक्सपेरिमेंट होते हैं वो टेम्परेचर से हो जाते हैं। अब देखिए, अब हम हवा को रूम के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे तो आप ये वैक्यूम पंप लगा दो, ये लगा दो, लेकिन हम अपनी लैब वगैरह की बात कर रहे हैं। आप उस प्रैक्टिकल के लिए आप अपने लैब की तो वो नहीं कर सकते, हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका वो रैंडम है कि कभी वो एक साइड पे गिर रहे, कभी दूसरी साइड पे गिर रहे, कभी वो ज्यादा गिर रहे, कभी वो कम गिर रहे, तो आप उसको कोई रूल नहीं असाइन कर सकते। जब आप रूल नहीं असाइन कर सकते तो आप उसे कहते हैं रैंडम एरर। अब इसकी रेमेडी जो है सिस्टमैटिक एरर की रेमेडी जो है इनकी, तो आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? सॉरी, जो सिस्टमैटिक एरर की रेमेडी है उसके अंदर क्या होता है कि आप इसको किसी उसके साथ कंपेयर करें, उसके साथ कंपेयर विद एक्यूरेट मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, या बेटर टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, और रैंडम एरर के लिए आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको आप कर सकते हैं बाय टेकिंग एवरेज। अब क्योंकि हमें रैंडम एरर में नहीं पता एक वैल्यू ऊपर आ जाएगी, एक वैल्यू नीचे आ जाएगी, कोई आगे पीछे, अब वो हम किसी रूल के तहत नहीं कर सकते, तो इसलिए हम फिर एवरेज लेंगे ताकि हमें कोई राउंड अबाउट सा बेहतर आंसर मिल सके। और सिस्टमैटिक को ठीक करने के लिए इस तरह या आपके सामने इसके लिखें कि इस तरह आप इसको ठीक कर सकते हैं। हो किस वजह से सकते हैं ये एरर? एक तो है कि रॉन्ग कैलिब्रेशन, ठीक है ना, उसके इंस्ट्रूमेंट की सही कैलिब्रेशन नहीं की गई, वो तो दुकानदार ने गलती की है उसकी, लेकिन एरर तो आ गया हमारे पास, या आप सही टेक्निक में इस्तेमाल कर रहे,
या इसी के अलावा कोई और वजह हो सकती है। अब रैंडम के लिए हो सकता है कि आपके पास हवा चलने लगी है, तेज है, तो कोई और वैल्यू आ गई है, हवा कम चल रही है, कोई और वैल्यू आ गई है। वो रैंडम का तो कुछ भी हो सकता है। अब इसमें एरर और कैसे आ सकता है कि बंदे की अपनी, एक बंदा इस काबिल ही नहीं, यानी एक नया छोटा बच्चा है, ठीक है, पहली दफा वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आप उसको एक्सपेरिमेंट करवाओ, वो सही उतनी वैल्यू नहीं ले सकेगा एज कम्पेयर टू एक एक्सपीरियंस्ड टीचर जो वैल्यू उतनी अच्छी ले सकता है, इस तरह। और उसके बाद ये कुछ इस तरह की वजूहात हैं जिनसे एरर आपके सामने आ सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास इसके बाद जो आता है वो है हमारे पास कि अनसर्टेनिटी। अब देखो कि यानी जब आप इसकी बात करते हैं रैंडम एरर्स की, तो उसके बाद हमारे पास आया है सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहले तो डेफिनेशन क्या है, ऑल एक्यूरेटली नोन एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का में इसकी डेफिनेशन आ गई। अब इसके कुछ रूल्स हैं। नॉन जीरो जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। एग्जांपल देखो 7.86। अब इनमें जीरो कोई भी नहीं है, सारे सिग्निफिकेंट है। इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरो बिटवीन नॉन जीरो, अब इसमें ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। हमेशा जीरो जब भी दो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट के फिगर्स के नॉन जीरो वैल्यूज या डिजिट्स के बीच में आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। जिस तरह ये है 7.806, इसमें 4 है, अब जीरो बीच में आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। तीसरा आपके पास आता है 0 टू द राइट साइड, सॉरी पहले लेफ्ट साइड को देखेंगे, 0 टू द लेफ्ट साइड। अब इसके अंदर क्या होगा कि किसी भी वैल्यू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से जब लेफ्ट साइड पे लिखा होता है ना 0, तो वो कंसीडर नहीं होता उसके अंदर सिग्निफिकेंट में। मिसाल के तौर पर 0.00780 लिख लो, 7806 लिख लो। अब इसके अंदर ये वाले जीरो, ये वाले 0 3 लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पीछे, ये नहीं आएंगे। कौन से आएंगे, ये 4। अब ये तो हमें समझ लगी। अब भले वो डेसिमल, अब यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ मैं, ये देखो यूं अगर डेसिमल भी कर दो ना भले, तो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट ही होंगे क्योंकि वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पीछे है। अगला आपके पास आता है 0 टू द राइट साइड। इसको हम जरा से देखते हैं क्योंकि इसके अंदर मेन बात आ गया। अब देखो 0 टू द राइट साइड की बात की, इसके अंदर क्या होगा, 2 तरीके आ सकते हैं। एक आ सकता है कि डेसिमल के बाद हो, और एक आ सकता है कि इंटीजर्स के बाद हो। अब देखो डेसिमल में जब भी 0 डेसिमल के बाद आए, लेकिन शर्त वो है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कम से कम उससे पीछे होना चाहिए, 1 जरूर होना चाहिए। डेसिमल के बाद फिर जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब इसके अंदर जो है कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स, 6। अब इसी के बजाय मैं यूं लिख दूं 0.00786 लिख देते हैं, तो देखो अब यहाँ पर जो हालांकि ये 0 डेसिमल के बाद आ रहा है,
लेकिन ये फर्स्ट नॉन जीरो से पहले ही है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 आएंगे। शर्त ये है कि वो 0 डेसिमल के बाद तो हो, लेकिन वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, तो फिर उन्हें हम कंसिडर करेंगे। और इंटीजर्स में अब आपके पास दो तरह से आता है। एक आता है कि मिसाल के तौर पर 10,000 लिखते हैं खाली, और एक आता है 10,000 kg। अब देखो 10,000 और 10,000 kg में फर्क क्या है? ये तो सादा नंबर लिखा है, इसके साथ एक यूनिट भी लिखा है। 10,000 जो है, अब जो खाली ऐसा इंटीजर लिखा हो, कोई ऐसा नंबर लिखा हो जिसके साथ कोई यूनिट वगैरह ना हो और वो इस तरह इंटीजर की फॉर्म में, उसके साथ जीरो जो होंगे राइट साइड पे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। और जब आप ऐसी देखें वैल्यू जिसके साथ यूनिट भी आए, तो फिर आपने उसका लीस्ट काउंट चेक करना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। जब भी एग्जाम में आपके पास इस तरह कोई वैल्यू आएगी, तो वो हमेशा आपको साथ एक ये भी लिखेगा कि विद इंस्ट्रूमेंट हैविंग लीस्ट काउंट 1 kg 10 kg, जिस तरह वो है। अब उसके लिए आप क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू होती है, जिस तरह 10,000 kg है, उसको आप डिवाइड करते हैं लीस्ट काउंट से। अब मिसाल के तौर पर अगर उसका लीस्ट काउंट है 1, तो डिवाइड कराओ 10,000 को 1 से, तो आपके पास आंसर आएगा 10,000। अब जब लीस्ट काउंट से डिवाइड करवाने के बाद आंसर आ रहा है, वो जो होगा, जितनी उस आंसर के अंदर डिजिट्स होंगे, वो सारे के सारे कितने होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ठीक है, अब इसमें कितनी? 4। अब इसी की बजाय मैं यहां पर चेंज कर दूं, 10,000 को डिवाइड कराऊं कि मिसाल के तौर पर अगर लीस्ट काउंट है उसका 10, तो अब आंसर आएगा 1000। अब सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी ये 4 लिखे, ये 5 है। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4। आपने लीस्ट काउंट से डिवाइड करवाना है, और उसके बाद जितने आपके आंसर के अंदर वैल्यूज आएंगी, जितने डिजिट्स होंगे, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इसके बाद आपके पास आता है अनसर्टेनिटीज, ठीक है। उसके अंदर इन एडिशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, assessment of uncertainty in final result। अब देखेंगे यहां पर, अब हमारे पास आता है कि assessment of uncertainty in final result। अब इसके अंदर दो आती है, एक है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, और एक है आपके पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, यूं लिख लो। अब आपने क्या करना है, तो सॉरी मैंने आपको ये असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी लिख दिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहा हूं, ये मैंने गलती से लिख दी, सॉरी जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा जी, देखिए अब मिसाल के तौर पर आपके पास है 7.08, 8.0 और आपके पास 9.123। अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर रहे हैं, हमारे पास आएगा क्या? वैसे आंसर आएगा 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24 पॉइंट, ये आ जाएगा 203, ठीक है। अब आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ डेसिमल के बाद वाले नंबर्स देखेंगे, सिर्फ डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले जितने मर्जी नंबर होंगे उससे कोई लेना नहीं। हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स देखेंगे। इसमें देखो 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। हम लीस्ट नंबर कितने हैं? 1 है। हम हमारे आंसर में भी उतने ही होने चाहिए जितने लीस्ट में है डेसिमल के बाद। अब इसमें 1 है लीस्ट में, तो यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए, तो हम इन दोनों को ड्रॉप कर देंगे और हमारे पास बचेगा क्या? 24.2 आंसर होगा हमारा। अब इसी की बजाय जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आते हैं, तो इसके अंदर आपके पास क्या आता है कि
मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 5.438 इंटू 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10 पावर 4 डिवाइड बाय 1.336। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आंसर इसका पहले एक दफा लिख लूँ मैं। आंसर आया है 1.4576 45768 इंटू 10⁻+3। अब देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम क्या करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर में मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब आप उसको 10 की पावर्स में लिखते हैं ना, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो उसमें 10 की पावर के अलावा जितना भी हिस्सा होता है वो सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इसी से एक क्वेश्चन बनता है 7.786 इंटू 10 पावर -3 मीटर है। चलो अब मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ कि इसमें ना कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। अब क्या कहेंगे, वो सोचेंगे 10, मैंने अभी बोला 10 की पावर के अलावा जितने वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो कहेंगे 4 है, 4 सिग्निफिकेंट होंगी। लेकिन बात है गलत। कैसे? पहली बात तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होगा और एक ही होगा। अब यहाँ पर तो नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं, यहाँ पर तो डेसिमल की लेफ्ट साइड पे लिखा ही 0 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और फिर हम इसको उसमें करेंगे, क्या करेंगे हम इसको, और फिर हम इसमें चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ अब कितनी है, 3। अब देखो यहाँ पर इसमें हम जब गिनते हैं, इसमें आती है 4, इसमें 3, इसमें भी 4। अब हमने क्या करना है, हमने देखा मिनिमम कितनी है, 3। हमारे आंसर में भी 3 ही होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आंसर को करेंगे राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ को आपने क्या करना है, देखें आप, यहाँ पर देखें आपके राउंड ऑफ का जो है ना, पहला रूल है कि अगर आपने डिजिट ड्रॉप जो करना है वो 5 से छोटा है तो आप उस नंबर में कोई चेंज नहीं लाते। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपके पास है 5.4532। अब 2 को चलो बस छोड़ो, यहाँ तक देखो। अब इसमें अगर आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है, यहाँ तक लेके आना है, तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। अब ये देखो ये 5 से छोटा है, तो जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, 5.45 ही रहेगा। इसी का दूसरा रूल है कि अगर नंबर ड्रॉप, जो डिजिट ड्रॉप्ड है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इंक्रीज द नंबर। अब इसी के आगे मिसाल यहाँ पर ले लेते हैं 5.4, हम इसको लिखते हैं 456। अब हमने फिर से इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, यानी इस चौथी को ड्रॉप करना है। अब इसको ड्रॉप करना है, अब देखो ये 5 से बड़ा है, जो भी 5 से बड़ा होगा जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो जो ये वाली वैल्यू है इसमें 1 का इंक्रीज आ जाएगा और ये हो जाएगी 5.46। ये भी समझ आ गई होगी। अब तीसरे पर आपके पास आता है, वो है कि इफ़ digit dropped is equal to 5, तो फिर क्या करेंगे, इसको यहीं लिखा रहने देते हैं क्योंकि हम पहले राउंड ऑफ को समझ के इसी आंसर को आगे वो ड्रॉप करेंगे, तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि ये किया गया।
अब देखो राउंड ऑफ जो करना है डिजिट वो खुद 5 आ जाए, तो इसमें आगे से 2 हैं। अगर हो प्रीसीडिंग डिजिट इवन और अगर हो प्रीसीडिंग डिजिट ऑड, एक मिनट सॉरी, अब इसमें अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड हो तो फिर आप क्या करेंगे। अब देखें जब आपने यहाँ पर मिसाल देते हैं 5.485 और यहाँ है 5.475। अब देखो जब आपके पास है ना इवन डिजिट, तो आपने 5 को ड्रॉप करना है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये 5.48 ही रहेगा। जब आपने इसको ड्रॉप करना है ऑड, अब इससे पीछे ऑड नंबर है 7 ऑड है, तो हम क्योंकि 5 था हम इसको बढ़ाकर क्या कर देंगे 8 कर देंगे, एक नंबर बढ़ा देंगे। ऑड होगा तो बढ़ेगा, इवन होगा तो नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। पहले नंबर पर देखो हमने यहाँ पर लेके कितने तक आना है 3 तक, यानी इधर तक लेके आना है 5 तक। 2 तो है ही छोटा, तो वो तो कुछ करेगा नहीं, ड्रॉप कर देंगे। 8 बड़ा है, ये आगे जाएगा, ये 9 को क्या कर देगा 10 कर देगा ना, इधर जाएगा। ये बड़ा है, ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब इसने क्या करना है 9 ने आगे इसको बदलना है, पीछे हम ड्रॉप करते जा रहे हैं। 6 था 7 हो गया, 7 आगे ड्रॉप करेगा, इसको करेगा 8। अब देखो ये 8 क्या है 5 से बड़ा आ गया, इसको रेज करेंगे और ये क्या बन जाएगा फिर 1.46 इंटू 10 पावर 3। इस तरह आपने बस उसको ड्रॉप करना है और ड्रॉप करके आगे देखना है। और इसमें भी एक बात यहाँ पर मैं लिख दूँ, 0 इज़ एन इवन नंबर। ये मैंने आप लोगों को मैथ्स में भी पढ़ाया था, 0 इज़ एन इवन नंबर। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि 0 एक इवन नंबर है, क्योंकि अक्सर 0 आ जाए तो बच्चे उसको फिर बढ़ा के 1 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, वो गलत हो जाएगा आपके पास। बड़ा इम्पॉर्टेंट है अब यहाँ पर जो आ रहा है वो है, पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, इसी की बात बल्कि करते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, है नहीं, है बड़ा सीधा सा टॉपिक। देखते हैं यहाँ पर कि है क्या सीन। अब देखो प्रिसीजन और यहाँ पर है एक्यूरेसी। अब जब आप बात करते हैं ना फेडरल की बुक की, फेडरल की बुक में उसने बहुत ज़्यादा, जो केपीके की बुक थी केपीके वाली, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी की थी। उसने प्रिसीजन में कहा था क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज़ टू ईच अदर, और एक्यूरेसी कहा था कि क्लोजनेस ऑफ वैल्यू टू किसके क्लोज हो आप, वो कहता है एक्चुअल आंसर या एक्चुअल वैल्यू। अब देखो, और उसने वहाँ पर बुल्स आई से वो बताया था डार्ट्स वाला, या इस तरह उसने बताया था कि देखो अब अगर ये हैं, ये 4 ये वैल्यूज़ हैं, ये आपस में पास हैं, ये प्रिसाइज हैं। और यहाँ पर उसने कहा था, ओ यार देखो ये, अब इसमें ये इसके पास हैं तो ये एक्यूरेट है, क्योंकि एक्चुअल आंसर ये है। तो ये एक्चुअल के पास हैं, ये एक्यूरेट हैं, ये आपस में पास हैं, ये क्या है प्रिसाइज हैं। पंजाब की बुक में उसने ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखी, और पंजाब की बुक की वजह से ही कन्फ्यूजन थोड़ी सी पैदा होती है। किस वजह से? प्रिसीजन वो कहता है कि जितनी कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी उतनी आपको वो उसमें वो आपको कहेगा सॉरी, वो कहता है पंजाब की बुक के अंदर वो क्या बोलता है कि प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी होती है, विच हैज़
लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, और एक्यूरेट कहता है विच हैज़ लेस परसेंटेज, मैं यूँ लिख देता हूँ परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अच्छा जी, अब समझते हैं कि सीन क्या है। असल में इसमें और इसमें फ़र्क नहीं है, ये इसी की करोलरी है, यानी इसी का रिज़ल्ट है, और ये भी इसी का रिज़ल्ट है। लेकिन ये है कैसे, उस बात को समझते हैं कि यहाँ पर बात हो क्या रही है। पहली बात, एक बात लोगों को बता दूं कि जो पंजाब की बुक है उसके अंदर एक बात लिखी हुई है कि विच आप वैल्यू विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लेस प्रिसीजन इज़ मोर प्रिसाइज। अब उसके अंदर उसने ना पंजाब की बुक में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मैं इसे ए यू लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट और प्रिसीजन एक ही चीज़ को नाम दिया है। ठीक है ना, हम प्रिसीजन की जगह यहाँ लिखते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। असल में ये बात उसने वैसे थोड़ी गलत लिखी है, इस वजह से कन्फ्यूजन पैदा होती है। बच्चे कहते हैं, वो कहता है कि मोर प्रिसाइज कौन सी होगी, जो कि जिसके अंदर प्रिसीजन ही कम है। अब बच्चा कहता है कि ये क्या बात कर दी भैया आपने, एक मिनट सॉरी, अच्छा जी, यहाँ पर हम देखें, सॉरी यहाँ पर देखें, वो बच्चा कहता है कि यार प्रिसाइज मेजरमेंट ये क्या मतलब है कि जिसमें प्रिसीजन कम है वो प्रिसाइज, ये क्या बात हुई। अब देखो, ये मेरे गलत ही है उसकी बात, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बुक वाले ने लिख दिया। समझते हैं कि सीन क्या चल रहा है सारा, इसको इरेज करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रिसीजन की। ये तो आप लोगों को पता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कौन सी होती है। अनसर्टेनिटी दो तरह की है, ये तो आपको पता है ना। अनसर्टेनिटी किस तरह की है, एब्सोल्यूट, और एक है परसेंटेज, या यूँ लिख दो। अब एब्सोल्यूट क्या होती है, लीस्ट काउंट ही होती है। अब इसमें बात क्या हो रही है, देखो अनसर्टेनिटी मैंने आपको कहा था कि मेजरमेंट ऑफ एरर है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है। अब उससे वो तो हमें पता है कि यार इससे आगे हमें वैल्यू का पता चल ही नहीं सकता, लीस्ट काउंट से आगे वैल्यू का पता ही नहीं चल सकता, तो हम कह ही नहीं सकते कि यार इसमें ये है ठीक है या नहीं है। अनसर्टेनिटी अब एब्सोल्यूट है जिसके बारे में कोई शक व शुबा ना हो, यानी वो अनसर्टेनिटी जिसका हमें पता है कि ये है ही है, वो कौन सी है, वो लीस्ट काउंट है। क्योंकि हम लीस्ट काउंट से नीचे तो बता ही नहीं सकते कि यार इससे आगे अगर एक कोई इंस्ट्रूमेंट है वो 1 मीटर से नीचे मेजर ही नहीं कर सकता, तो आपने कैसे कह दिया कि 1.2 मीटर है, क्योंकि वो तो या 1 मीटर करेगा मेजर या 2 मीटर करेगा, बीच में तो वो कर ही नहीं सकता। अब इसी वजह से लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, क्योंकि लीस्ट काउंट जो है वो एब्सोल्यूट है। लीस्ट काउंट हमें ये पक्का पता है कि लीस्ट काउंट से नीचे आप वैल्यू इससे और कर ही नहीं सकते मेजर, तो उसमें तो अनसर्टेनिटी होगी होगी। इसी वजह से लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब देखें, उसने कहा ऐसी वैल्यू जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थोड़ी है वो होगी मोर प्रिसाइज। अच्छा, और इसी तरह यहाँ पर ये देखें, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, MV लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आप सिर्फ इतना हिस्सा लो ना, सिर्फ ये मल्टीप्लाई बाय 100 ना करो, तो ये होता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब समझते हैं कि ये वाली बात का मतलब क्या है। देखो, लीस्ट काउंट जिसका उसने कहा कि विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। अब मिसाल के तौर पर, अब यहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। आपके पास मैंने आपको बताया था कि 0.01 मिलीमीटर किसकी है, स्क्रू गेज की, और 0.1 मिलीमीटर किसकी है, वर्नियर कैलिपर की। अब देखो 5.52 हमने मेजर किया, प्लस माइनस साथ हम कहते हैं 0.01 मिलीमीटर,
ये होगी स्क्रू गेज की रीडिंग और ये होगी 5.5 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर और ये होगी वर्नियर कैलिपर की। देखो अब इसका मतलब है, इस चीज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि या तो ये 5.51 मिलीमीटर है या 5.53 मिलीमीटर, इनके दरमियान में। ठीक है, वो कहता है इसका मतलब है, क्योंकि या तो एक प्लस है या एक माइनस है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू 5.51 मिलीमीटर या 5.53 मिलीमीटर इनके दरमियान में है। और इसका मतलब क्या है कि वैल्यू 5.4 मिलीमीटर और 5.6 मिलीमीटर के दरमियान में। बात गौर से सुनिए। अब देखो 5.4 और 5.6 मिलीमीटर जब आप नंबर लाइन में आप देखते हैं तो इनमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि 5.51 और 5.53 में डिफरेंस कितने हैं? ये तो 0.02 का डिफरेंस आ रहा है। और सॉरी, और ये जो है इसमें कितना डिफरेंस? इसमें 2 मिलीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। अब ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? अब सॉरी 0.2 कह दिया, 0.1 का 0.2 सॉरी। अब देखो बात सुनो, जिनमें डिफरेंस थोड़ा है यानी वैल्यूज़ इसके पास पास ही होंगी। अगर आपने 4 वैल्यूज़ ली हैं, अब वो चारों की चारों 0.01 मिलीमीटर वाली रेंज के आसपास होंगी। ठीक है ना, यानी इतने इंटरवल के दरमियान में होंगी ना, इतने से इतने के बीच में होंगी। अब वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस थोड़ा है, इसका मतलब है वैल्यूज़ पास पास है। जो उसने बात की थी, किसने? KPK वाली बुक ने, कि वैल्यूज़ जो पास पास होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट विच आर क्लोज टू ईच अदर। तो जिसका लीस्ट काउंट छोटा होगा, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी छोटी होगी, वो वैल्यूज़ एक दूसरे के पास पास होंगी। अब जब वो पास पास होंगी तो ये बात जो KPK की बात है वो ठीक बात है। ये समझाना मकसद था मेन। अब इसी को देखो, अब यहाँ पर देखो, अब इसमें वैल्यूज़ दूर हैं। अब जब इसमें थोड़ी दूरी होगी तो वैल्यूज़ इतनी पास होने के बजाय थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएंगी। यहाँ पर और पास हैं, यहाँ पर थोड़ा दूर है। अब इसी के बजाय आप वो मीटर रूल जो मीटर रॉड से कर लो, वो तो और ज़्यादा दूर हो जाएंगी। तो वैल्यूज़ जिनका लीस्ट काउंट छोटा होगा उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसका मतलब है छोटी है। अब जिनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी छोटी है, वैल्यूज़ उतनी ज़्यादा पास है, जितनी ज़्यादा पास है उतनी ज़्यादा प्रिसाइज है। अब देखो इसी के साथ आपके पास एक और बात आती है। अच्छा, जो उसने बात की ना पंजाब वाले ने, हैज़ लेस प्रिसीजन, तो आपने ये सोच के चलना है प्रिसीजन लीस्ट काउंट की ही बात है। ये लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ही तीनों नाम उसने लिए, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट या प्रिसीजन, आपने ये सोच के चलना है। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा आपके पास आता है एक्यूरेट। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करते हैं एक्यूरेट की। एक्यूरेट में हमने क्या कहा, देखते हैं यहाँ पर, देखो अब इसके अंदर देखो, मैंने आपको क्या कहा था एक्यूरेट मेजरमेंट में कि क्लोजनेस टू एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं, हम कहते हैं यू। ठीक है ना। अब देखो, और इसके लिए मैंने पंजाब की बुक की क्या बात की थी कि विच हैज़ लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब बात सुनो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर आपको मैंने यहाँ पर हम मिसाल देते हैं। मिसाल क्या है, देखो एक वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25.5 सेंटीमीटर। एक हमारे पास, या इसको पहले इस तरह लिखता हूँ, देखो कि देखो हमने एक मीटर रॉड से मेजर की है,
25.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के बजाय ये मीटर रॉड है, और इसी के साथ दूसरा हमने मेजर किया वर्नियर कैलिपर से इसी चीज़ को, वो किया 25.5 प्लस माइनस 25.5 नहीं सॉरी हाँ या बल्कि ठीक है इसको छोड़, 25.5 नहीं, हमने एक और मेजरमेंट लिया किसी और चीज़ की, वो हमारे पास है 0.45 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब देखो बात सुनो, इसके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो आएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितनी बनती है, ये बनती है हमारे पास 0.4%। और जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये भी इसी तरह 0.01 डिवाइड बाय 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास ये आती है 2%। अब देखो सुनो बात के यहाँ पर इससे क्या लेना देना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि इसका अब अच्छा एक और बात ये बताऊं कि जिस तरह हमने प्रैक्टिकल में, आपने शायद प्रैक्टिकल की बुक्स में देखा होगा, कई एक्सपेरिमेंट्स आते हैं उसमें हमने एंड पे ना एरर फाइंड करना होता है, परसेंटेज एरर कितना है। तो वो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है मेजर्ड वैल्यू, उसमें से एक्चुअल को माइनस करते हैं और डिवाइड कराते हैं और फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास परसेंटेज एरर निकलता है। वो यही चीज़ है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें और इसके आंसर में कितने परसेंट का फ़र्क है। और यहाँ पर देखो, अब देखो एक्चुअल वैल्यू समझो कि मिसाल के तौर पर इसके हिसाब से हम देखते हैं, एक्चुअल वैल्यू अगर 100 है तो ये क्या कहते हैं 96.6 वैल्यू हमारे पास आंसर आया। ये क्या है एक्चुअल और ये क्या है मेजर्ड। अब इसी के लिहाज से 2% के लिहाज से देखो कि कहते हैं अगर 100 एक्चुअल है तो हमारे पास आ रहा है 98, ये एक्चुअल है और ये क्या है ये मेजर्ड है। बस आगे आप देख लो, ठीक है। अब देखो 96.6 सॉरी बड़ी गलती कर दी, 99.6, ठीक है। अब यहाँ पर जब देखते हैं हम ये ए अच्छा जी, अब देखो एक्चुअल वैल्यू से इसका कितना छोटा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल पास पास है। इसका उसकी निस्बत डिफरेंस ज़्यादा है, दूर है, एक्चुअल वैल्यू से दूर है। जो एक्चुअल वैल्यू से दूर है वही तो हमने क्या कहा था, क्लोजनेस टू एन एक्चुअल वैल्यू। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जिसकी जितनी थोड़ी होगी वो उतना ही एक्चुअल वैल्यू से कम दूर होगा, और जितना कम दूर होगा उतना वो मोर एक्यूरेट होगा। और जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी वो एक्चुअल वैल्यू से उतना ज़्यादा दूर होगा, और जितना ज़्यादा दूर होगा उतना लेस एक्यूरेट होगा। और यही बात ये है, पंजाब वाला क्या कहता है, जिसकी लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसका मतलब यही है कि जो लेस जिसका क्लोजनेस टू एक्चुअल वैल्यू है वो कम एक्यूरेट है। बात सारी यही है। ये है समझने वाली बात कि पंजाब वाले में बच्चे कंफ्यूज किस वजह से होते हैं और है बात क्या। अब इसमें मुझे उम्मीद है कि कोई आप लोगों को मसला नहीं हुआ होगा। इसको बड़ा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूं। अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो दोबारा से देखें। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो मैं माजरत करता हूँ, क्योंकि मेरे तो पहले ही हालत ख़राब हुई पड़ी है, गला मेरा सही नहीं है, और ऊपर से अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही सॉरी, मेरे में इससे ज़्यादा की फिर और हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया ना अनसर्टेनिटीज़ का।
अब अच्छा एक बात बता दूं, पंजाब वाले में एक और लिखा था कि विच हैज़ लेस परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ़र्क कुछ नहीं है, अगर ये इसको हम 100 से मल्टीप्लाई ना करवाएं तो वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी, वो भी वही चीज़ बनती है, ठीक है ना। बस आप उसको जब परसेंट में नहीं शो करते, आप उसको वैसे वैल्यू में शो करते हो तो वो आपको पता चलता है कि एक्चुअल वैल्यू से इतने नंबर दूर है इतना। लेकिन आप जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो आपको उसको परसेंटेज में पता चल जाता है कि ये इतने परसेंट दूर है। तो ये समझाने का मकसद था सारा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अनसर्टेनिटीज किसके अंदर, अब हमारे पास क्या बात आती है कि असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। इन फाइनल रिजल्ट अच्छा जी, देखो इसके अंदर हमारे पास कुछ केसेस आएंगे। एक है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, आप लोगों ने ये सब पहले पढ़ा हुआ भी है, आसान है बहुत ज़्यादा। एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा है पावर का केस, और इसके बाद में है उसमें एक आता है आपके पास एवरेज का केस, और एक आता है आपके पास टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी कुछ वैल्यूज़ हैं जिनके साथ अनसर्टेनिटीज़ लिखी हैं, आपने उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। अब एक बात ध्यान रख लें, पहले भी आप लोगों को टीचर्स ने बोली होंगी कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड ही होगी। ऐसा नहीं है कि वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप अनसर्टेनिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड ही होगी। और जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो इसमें क्या होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा है। पावर का क्या होता है कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करते हो विद किसके साथ, जो पावर होती है। अब इसके अंदर एक बात बता दूं, जिस तरह आपके पास है ना 4/3 पाई आर क्यूब, ये जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है, अब इसमें आर के अंदर अनसर्टेनिटी है अगर, तो हम उसके जो आर के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आंसर में हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन अब इसमें एक बात ये है, पावर मल्टीप्लाई तब होती है कि जब पावर उस अनसर्टेनिटी वाले फैक्टर के ऊपर लग रही हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर पावर, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई और फार्मूला हो जाए 4/3 पाई एक्स आर आ जाए और एक्स के साथ क्यूब हो, और अगर अनसर्टेनिटी आपके पास सिर्फ आर में है, एक्स में एक्स कांस्टेंट वाली वैल्यू है एक्स्ट्रा, तो आप उसमें नहीं करोगे। देखो सिर्फ अनसर्टेनिटी उसमें पावर जो होती है सिर्फ और सिर्फ उस वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है जब अनसर्टेनिटी वाले फैक्टर पर पावर है। यानी अगर अनसर्टेनिटी वाले फैक्टर के साथ पावर लग ही नहीं रही, उसमें पावर अप्लाई नहीं हो रही, तो आप उसमें पावर मल्टीप्लाई नहीं करोगे। इसमें खैर इतनी खपने वाली बात नहीं है, बस सीधा याद रखो कि जो पावर होती है आप उसे अनसर्टेनिटी के साथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो। अब इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, वो है आपके पास एवरेज वैल्यू वाली और टाइमिंग वाली, क्योंकि फेडरल के बच्चों ने ये वाली नहीं पढ़ी हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पंजाब की बुक से एग्जांपल हम उठा लेते हैं। एक हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, साथ है 1.22 और 1.21। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और इन सब में अनसर्टेनिटीज़ क्या हैं, इसमें अनसर्टेनिटी मैं इनके ऊपर जो लिख रहा हूँ उसका मतलब है इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है। 0.01 इसमें है, 0.01, 0.02, 0.02 और साथ
0.01 और 0। अब देखो हमने करना क्या है, पहले हम देखें करेंगे। वैसे तो एवरेज लेना क्या है, आपने इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है और डिवाइड करवाना है किसके साथ, जितना टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इन सब को ऐड करो, डिवाइड बाय 6 कराओ तो एवरेज वैल्यू आएगी। अब हमने उस रिजल्ट की अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, वो भी बिल्कुल वैसे ही निकलेगी। इनको हम क्या करेंगे, 0. छोटा लिखते हैं थोड़ा, 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 6। अब इसमें एक बात ध्यान से रखनी है, देखो यहाँ पर अनसर्टेनिटी 0 है, तो बच्चा क्या करता है कि यार प्लस 0 कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना, नहीं लिखते छोड़ो, लेकिन नहीं, ज़रूर लिखना है, क्योंकि 0 लिखेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, अगर 0 ही नहीं लिखेंगे तो ये 6 बनेगा ही नहीं, इससे आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। आप अगर 0, बच्चा बड़ा सियाना बने, वो क्या करेगा, 0 निकाल देता हूँ यहाँ से, एक 6 भी निकाल देता हूँ, 5 कर देता हूँ, और भाई 0 निकाल देगा, 6 चेंज कर देगा 5 से, तो सारी अनसर्टेनिटी में वो फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपने 0 भी लिखना है और फिर उनको डिवाइड करना है। इस तरह एवरेज अनसर्टेनिटी, एवरेज वैल्यूज़ के लिए अनसर्टेनिटी इस तरह निकलती है कि सब की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो असल में होता क्या है कि कोई भी आप इसमें से ना मीन डेविएशन सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह आपके पास ना एवरेज, असल में पता किस तरह होगा, ये जो है ना वैल्यूज़, ये सारी, इनमें से एवरेज ये बनती है, आप इसको निकाल सकते हो, अभी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इस सब को आप एवरेज निकालोगे ना तो ये बनेगी 1.21, इन सब की एवरेज बनेगी। अब आप फिर पता क्या करते हैं, इस एवरेज से उनकी चेक करते हैं, अनसर्टेनिटीज़ में डिफरेंस उनका चेक करते हैं। अब देखो असल में अनसर्टेनिटीज़ ये खुद नहीं दी होती, देखो क्या किया हमने, 1.21 एवरेज आई, हमने क्या किया, इससे देखो कितना फ़र्क है, 1.21 1.20 में 0.01, इसमें कितना फ़र्क है 1.22 और 1.21 में, इसमें भी 0.01 का फ़र्क है। ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन हमने माइनस या प्लस नहीं लिखना होता, ठीक है ना, हम बस 0.01 उतना उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। इसमें देखो कितना फ़र्क है 0.02, इसमें भी 0.02, इसमें भी इसमें 0.01, और इसमें देखो क्योंकि ये तो खुद ही है तो इसमें तो 0 आएगा। असल में हम करते क्या हैं, एवरेज वैल्यू जो भी आती है उसमें से माइनस करते हैं इन वैल्यूज़ को, बारी बारी माइनस करेंगे उस वैल्यू को, तो जो आंसर आएगा, साइन को निगलेक्ट करो, साइन को हम यहाँ पे लिख देते हैं निगलेक्ट करो, और आपने बस साइन को निगलेक्ट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगी उन सब को ऐड करना है और डिवाइड करना है टोटल नंबर पे। 0 को भी ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है। अब इस तरह आप अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो आपके पास निकल आएगी। क्या क्वेश्चन क्या होता है उसका एग्जाम में, इस तरह ये वैल्यूज़ नहीं देता ऊपर वाली, वो ये वैल्यूज़ देगा, इसमें से एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करने के बाद आप इन सब से उसकी डेविएशन चेक करेंगे कि उससे डिफरेंस कितना है। डिफरेंस जब आएगा तो साइन नहीं चेक करना कि प्लस में है या माइनस में, आपने बस मैग्नीट्यूड, उन सब का मैग्नीट्यूड का सम लेके डिवाइड करना है टोटल नंबर से, आपके पास टोटल आंसर में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसके बाद आपके पास जो है वो है फॉर द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर आप क्या करते हैं कि जब भी, जिस तरह आपने कॉलेज में पेंडुलम वगैरह का एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आप पेंडुलम हिलाते हैं, मतलब जब आप उसको डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो आप उसको एक सिर्फ उसके रोटेशन के लिए, एक वाइब्रेशन के लिए आप नहीं उसको चेक करते, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, आप उसके 20 ले लेते हैं या 30 वाइब्रेशंस ले लेते हैं, उनका फिर टोटल टाइम निकालते हैं और डिवाइड करते हैं, एक टाइम, एक वाइब्रेशन का निकालते हैं। तो वैसे सिंगल वाइब्रेशन का क्या होता है, वैसे मैं टाइम निकालने का बता रहा हूँ, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अब इससे क्या होगा, इससे आपके पास एक वाइब्रेशन का टाइम निकलेगा, लेकिन जब आपने अनसर्टेनिटी उस एक वाइब्रेशन में फिर निकालनी है तो आप करेंगे लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अब
इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आपने प्रैक्टिकल की बुक्स में भी देखा होगा, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि जब भी हम टाइमिंग वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस बढ़ाते हैं। वो इसी वजह से बढ़ाते हैं कि जब नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन बढ़ेंगी, डिनोमिनेटर छोटा होगा, लीस्ट काउंट बड़ा हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी। जब टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो ये अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाएगी, और इस तरह आपके पास अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उतना हमारे लिए बेहतर है। ये उम्मीद है आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आपके पास जो आ रहा है वो है डायमेंशंस। लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशन होता क्या है कि इसकी डेफिनेशन तो है कि आप ना वैसे क्या करती हैं, डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी की फिजिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये करेगी क्या, एक डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशन होता क्या है कि हर वैल्यू को आप एक स्पेसिफिक, हर बेसिक जो है ना, बेसिक क्वांटिटी, उसको एक स्पेसिफिक सिंबल से डिनोट करते हो और उसको इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब जिस तरह बेसिक क्वांटिटीज़ की हैं, लेंथ की है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो हम उसे क्या किस तरह लिखते हैं, कैपिटल L से, ठीक है। टाइम की है, हम उसे लिखते हैं ब्रैकेट में कैपिटल T से, वो इनके सिंबल्स हैं, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को पता है डायमेंशंस का। अच्छा, डायमेंशंस निकालनी आप लोगों को आनी चाहिए। डायमेंशंस आपको वैल्यूज़ की आनी चाहिए, जिस तरह एनर्जी की डायमेंशन, उसके बाद आपके पास वर्क की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन, इस तरह। ये तो आप लोगों को, इसमें हम नहीं जाते कि किस तरह निकालनी है, आप लोगों को पता है कि डायमेंशंस कैसे आती हैं। हम बात करते हैं कि इससे फ़ायदा क्या है। एक तो है कि हम होमोजेनिटी चेक करते हैं, चेकिंग द होमोजेनिटी। अब ऑफ फिजिकल इक्वेशन जो भी है, ठीक है। अब देखें, आप होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन मिसाल के तौर पर हम ले रहे हैं E = mc²। अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, इस साइड पे इसकी डायमेंशन निकालेंगे, इस साइड की डायमेंशन निकालेंगे। अगर डायमेंशन इक्वल आ गई तो इसका मतलब है कि फिजिकल इक्वेशन दुरुस्त है। अब देखें क्या, इसी का मतलब है होमोजेनिटी, कि ये सेम है भी या नहीं। ये वाला हिस्सा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ भी रहा है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम डायमेंशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ एक और आपके पास जो आता है इसका इस्तेमाल, वो है हमारे पास कि आप वो में क्या कहते हैं, डिराइविंग पॉसिबल फार्मूला। अब इसके अंदर जब देखते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने निकाला हुआ भी है कि पॉसिबल फार्मूला हमारी बुक में क्वेश्चंस भी थे इनके। क्या आप किसी भी, आपको जब हमें ये पता होता है ना कि एक वैल्यू इन पर डिपेंड कर रही है, तो हम डायमेंशंस की मदद से उनसे हम उसका फार्मूला निकाल सकते हैं। अब ये तो बात आ गई कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अब इसमें क्या चीज़, लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, ठीक है। लिमिटेशंस की बात एक तो ये आती है कि जब आप डायमेंशन से, पहली बात क्या है कि आप जब डायमेंशन से किसी चीज़ की होमोजेनिटी चेक करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी डायमेंशनली correct equation is not physically correct necessarily।
अब देखो इस बात का मतलब क्या है, मैंने आपको कहा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर थी, ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ E इज इक्वल टू 2mc स्क्वेयर। अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता है, आप सीधा कहोगे यार ये तो गलत है, ठीक है, लेकिन जब आप डायमेंशंस के लिहाज से चेक करोगे तो इसकी भी डायमेंशन इक्वल आएंगी, इसकी भी डायमेंशन इक्वल आएंगी। अब हम इस तरह इनमें डिफ़र नहीं कर सकते, इनमें हम फ़र्क वाज़े नहीं कर सकते कि ये वाली ठीक है, ये ठीक है डायमेंशनली। तो इसीलिए हर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकली करेक्ट हो, लेकिन जो इक्वेशन फिज़िकली करेक्ट है वो शर्तिया बात है कि वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्योंकि वो आता है, आप लोगों को पता है ना, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स और डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है, यहाँ पहले खैर लिख देते हैं डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, फिर आता है डायमेंशनल वेरिएबल्स, फिर आता है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, और डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। अब इसके अंदर जब हम देखते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं, नाम से पता चलेगा। पहली बात तो ये होंगे कांस्टेंट्स, इनकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। दूसरी बात कि इनकी डायमेंशन लेकिन होगी, जिस तरह E इज इक्वल टू एच एफ में H जो है ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये है कांस्टेंट है, लेकिन आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं E/F से। आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कि इसकी डायमेंशन क्या है। डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन से हैं कि इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, यानी ये वेरिएबल्स हैं, लेकिन इनकी भी डायमेंशन होगी। जिस तरह वेलोसिटी है, अब किसी चीज़ की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, किसी चीज़ की 10 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटीज़ फिक्स्ड नहीं है, लेकिन दोनों की डायमेंशंस हैं, दोनों वेलोसिटीज़ की डायमेंशन एक ही है। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं कि एक तो वो कॉन्स्टेंट्स हैं लेकिन उनकी डायमेंशन नहीं होती। जितने भी नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर्स वो क्या आते हैं, वो हैं डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स में आते हैं। अब उसके अंदर जिस तरह आपके पास आता है 2 है, ये डायमेंशन लेस है, पाई है, ये भी डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स जो हैं उनके अंदर, इनके अंदर क्या होगा कि ऐसी वैल्यूज़ जिनकी जो वेरिएबल है, यानी जिनकी वैल्यूज़ वेरिएबल तो है लेकिन उनकी डायमेंशन नहीं है। जिस तरह एक रेशो होती है, कोई मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, क्योंकि एक रेशो है लेकिन हर चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है, तो लेकिन वेरिएबल तो हैं लेकिन उनकी डायमेंशन नहीं है, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। ये अच्छा, अब इसका दूसरा जो था, इसका फ़ायदा या लिमिटेशन जो है, इसकी दूसरी लिमिटेशन वो ये है कि वो हमें बोलता है, वो हमें क्या बोलता है जी, वो हमें कहता है कि जो आपके पास है ना, इसकी लिमिटेशन में वो हमें ये कहता है कि आप ना जब फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, जब भी हम फार्मूला, मैंने आपको लिखा था डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, तो जब हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं हम कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, need to be guessed accurately। ठीक है, जिस तरह अब आपने हमने टाइमिंग वाला, जिस तरह T इज इक्वल टू 2π√L/g है, अब हमने ये वाला किया हुआ भी है कि इसको इसके इक्वल, यानी ये फार्मूले में हमारा क्वेश्चन भी था कि हमने इसको डायमेंशनली ये फार्मूला डिराइव किया था, लेकिन 2π ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये हमने गैस किया है। अब चूंकि हम
अगर हम इसके बजाय 3 पाई लिख देते फिर भी डायमेंशनली ठीक था, 4 पाई लिख देते फिर भी ठीक था, लेकिन वो वैल्यू फिर इक्वेशन ठीक नहीं थी। तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसमें गैस करना पड़ता है, हम उसे सही बता नहीं सकते, मतलब हमें वो पता होता नहीं है। जब भी आप इस तरह अगर कोई फार्मूला नया ड्राइव करना चाह रहे हैं तो आप उसके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू आपको फिर गैस करनी पड़ेगी और उसमें फिर गलती आ सकती है। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि जो भी अगर कोई ऐसा वो है ना वैल्यू या ऐसी फार्मूला डिराइव करें जिसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं हैविंग सेम डायमेंशन, अब आप उसका भी फार्मूला पे डिराइव नहीं कर सकेंगे। इसी तरह आपके पास एक और आ जाता है कि अगर उसमें हो ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल हो फंक्शन उस फार्मूले की डेरिवेशन के अंदर आ जाए तो आप उसको भी फिर नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरह इसकी लिमिटेशंस हैं ये। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर का वो ख़त्म होता है। कोई भी आप लोगों को मसला आ रहा है, कोई बात समझ नहीं आ रही, आप उसका मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप को हम कोशिश करेंगे कि जवाब दूँ, और कोई भी अगर मसला है बिला झिझक आप उसका सवाल पूछ सकते हैं। और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म और आज का यही लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।